हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। माई सेल्फ वैष्णवी। आज मैं आपको इस वीडियो में CUCET का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी 2020 वाला, जिसमें 41 से 50 क्वेश्चंस होंगे। वो मैं आपको इसमें डिटेल में डिस्क्राइब करूंगी। 10 क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दे दिया है। वो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें आपको वीडियोज़ में मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। What is the synonym for glycolysis? You know what is glycolysis? सभी जानते हैं नहीं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना। या आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ रखा है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस का सिनोनियम क्या होगा? ए ऑप्शन EMP पाथवे, B HMP पाथवे, C HS पाथवे या D ED पाथवे। ए होता है EMP पाथवे। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस को हम क्या बोलते हैं? EMP पाथवे भी बोलते हैं, एम्बेडन मेयरहॉफ बर्नास पाथवे। ये साइंटिस्ट थे, 3 साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इसके पूरे ग्लाइकोलिसिस के बारे में बताया था कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन, वो ब्रेक डाउन होकर 10 स्टेप्स में चलता है तो पायरुवेट देता है। पायरुविक एसिड देता है 3 कार्बन कंपाउंड। ये 10 स्टेप्स में रिएक्शन होती है। 5 स्टेप्स होते हैं प्रिपरेटरी और 5 स्टेप्स होते हैं आपके पे ऑफ। ये आपकी फेज होती है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है। इसमें ऑक्सीजन होगा तो भी ये चलेगी, नहीं होगा तो भी ये चलेगी। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे। और ये साइंटिस्ट ने दिया था एम्बेडेड मेयरहॉफ पार्नास पाथवे। तो ए होगा इसका EMP पाथवे। B HMP पाथवे होता है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे, इसे हम पेंटोस फॉस्फेट पाथवे बोलते हैं। C HS पाथवे हेक्सोस शंट पाथवे। D ED पाथवे एंटेनर डॉर्डर ऑफ पाथवे, जिसमें ग्लूकोज कैटेलाइज होता है, लेकिन उसमें एंजाइम दूसरा यूज़ होता है। एक तो KDPJ यूज़ होता है और एक और यूज़ होता है। तो इसमें डिफरेंट एंजाइम होता है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस में अलग होंगे, HMP में भी उससे थोड़े सिमिलर होंगे, लेकिन ED पाथवे में आपके जो एंजाइम होंगे वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस का सिनोनियम क्या होगा? EMP पाथवे, एम्बेडेड मेयरहॉफ पार्नास पाथवे। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 42। Which of the following is not a water soluble vitamin? Which of the following is not a water soluble vitamin? कि इसमें से कौन सा वाटर soluble विटामिन नहीं है? विटामिन B6, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D, विटामिन B9। तो अगर मैं आपको बता दूं, विटामिन B6, एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन B9 ये दोनों ही वाटर सॉल्यूबल हैं, बट ये फैट सॉल्यूबल नहीं है। लेकिन जो विटामिन D होता है, जो आपके लिए बोन्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, जो आपको सुबह की सनलाइट से मिलता है, वो विटामिन D जो होता है वो वाटर सॉल्यूबल नहीं होता, बट ये फैट सॉल्यूबल होता है। नॉट वाटर सॉल्यूबल, मैं लिख दे रही हूँ ब्रैकेट लगा के, नॉट वाटर सॉल्यूबल बट इट इज ए फैट सॉल्यूबल। ये कैसा होता है? ये फैट सॉल्यूबल होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा C, विटामिन D। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 43। डैश इज अ मेटेलोप्रोटीन? हीमोग्लोबिन, यूरिएज, एटीपेज, मायोसिन। कौन सा मेटेलोप्रोटीन है? हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है HB चारों तरफ इसमें मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस तरीके से कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं रफली बता रही हूँ इसको। इस टाइप से मेटल प्रोटीन, जिसमें मेटल लिंक्ड होता है, वो ऐसा मेटल्स प्रोटीन दोनों का होता है मेटलोप्रोटीन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है आपके पास हीमोग्लोबिन, B यूरिएज, C एटीपेज, D मायोसिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा A, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक मेटलोप्रोटीन है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 44। द alpha helices are example of primary structure, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी। जो अल्फा हेलिसेस होती हैं, या अल्फा होगा, अल्फा, या आपके पास बीटा है, ये स्ट्रक्चर, ये किसका एग्जाम्पल होता है? ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा B,
सेकेंडरी स्ट्रक्चर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 45. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 45. ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड यानी C16 रिक्वायर्स डैश राउंड्स एंड बीटा ऑक्सीडेशन एंड यील्ड्स नंबर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए. आपके पास ऑप्शन है 7 and 8, B 8 and 8, C 8 and 7, D नन ऑफ द अबव. तो देखो आपके पास इसमें क्या होगा. देखो एक राउंड से हो गया कि C16 से C14 बना. हर एक राउंड में एक एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है. ठीक है. अब दूसरा राउंड ऐसे चलेगा. C14 से C12 एक एसिटाइल कोएंजाइम ए, फिर तीसरा, दूसरा, तीसरा, फिर इसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए, फिर चौथा, पांचवा, छठा, फिर ये सातवां. जो 1 2 3 4 5 6 राउंड ये हो गए. एक ये हो गया. 7 राउंड्स हो गए. लास्ट के राउंड में 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलेंगे. तो राउंड्स तो कितने हो गए? 7 राउंड्स हो गए. और 8 कोएंजाइम में 1 2 3 4 5 6. और ये लास्ट में कितने दे देता है? 6. ये लास्ट में जो ये होता है ये 2 देता है. जो लास्ट वाला राउंड होता है उसमें हमें एक तो ये वाला एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल रहा है, एक ये वाला एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल रहा है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 7 तो राउंड होंगे और 8 नंबर होंगे. तो 7 and 8, 7 राउंड्स एंड 8 कोएंजाइम ए. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए. Now come to next question. Maltose contain dash the glycosidic linkage. डैश द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कौन सा होता है? ग्लूकोज अल्फा 1,4 ग्लूकोज, ग्लूकोज बीटा 1,4 ग्लूकोज, ग्लूकोज अल्फा 1,2 ग्लूकोज, ग्लूकोज बीटा 1,2 फ्रक्टोज. कितना होता है? देखो अगर रिंग क्या हो रही है कि नीचे की तरफ बन रही है स्ट्रक्चर, ग्लूकोज रिंग जो हो रही है मतलब रिंग नीचे बन रही है तो होगा अल्फा. यदि ऊपर की तरफ बन रही है तो होगी बीटा रिंग. ठीक है. तो होगा इसका ए, ग्लूकोज अल्फा 1,4 ग्लूकोज. क्वेश्चन नंबर 47. ये तो डेफिनेशन बेस्ड है. एन एलील इज बेस्ट डिफाइंड एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, बी द पोजिशन ऑफ अ जीन इन अ क्रोमोजोम, सी सेलुलर स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, या डी द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर इन क्रोमोजोम. तो एलील क्या होता है? ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होती है. क्या होती है एलील? एलील बेस्ट डिफाइंड एज द ए एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए. क्वेश्चन नंबर 48. ड्यूरिंग जीन इंट्रैक्शन इफ वन जीन मास्क द इफेक्ट ऑफ अनदर देन. यदि जीन इंट्रैक्शन के दौरान जब जीन का इंट्रैक्शन होता है, यदि एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क कर देता है, सप्रेस कर देता है, उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? कौन सी कंडीशन होगी वो? ए लीथल जीन, बी एपिस्टैटिक जीन, सी डोमिनेंट जीन, या डी नन ऑफ द अबव. तो वो होती है एपिस्टैटिक. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी एपिस्टैटिक. ये एपिस्टेसिस भी एक होता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, और दूसरा होता है एक बच्चा रिसेसिव एपिस्टेटिस. इसके क्रॉस पे भी क्वेश्चंस आता है यूनिवर्सिटी वाले तो रिसेसिव एपिस्टेसिस. ठीक है. ये 2 होता है. अभी 4th सेम के जब क्वेश्चन हुए, पेपर हुए थे तो आया था इनमें से एक क्रॉस पे क्वेश्चन आया था. इम्पॉर्टेंट है ये भी. एग्जाम में तो डायरेक्ट भी पूछ लेंगे और थोड़ा सा घुमा के भी पूछ लेंगे. जो 2020 में आया था तो वो डायरेक्ट ही पूछा गया था एलील पर भी और इस पर भी. देन क्वेश्चन नंबर 49. द होमोजाइगोसिटी एंड हेट्रोजाइगोसिटी कैन डिटरमाइंड बाय ए एपिस्टेसिस, बी प्लियोट्रॉपी, सी टेस्ट क्रॉस, या डी बैक क्रॉस. जो होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी होती है वो कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, आप टेस्ट क्रॉस करोगे F1 जनरेशन को आप होमोजाइगस, या तो आप जो F1 जनरेशन का हाइब्रिड होगा या तो आप उसको क्रॉस करोगे प्योर होमोजाइगस टॉल के साथ या रिसेसिव के साथ. आप सपोज करो इससे आ रहा है तो जो आपका आंसर आता है वो आपको टेस्ट क्रॉस में आता है. जो इसका रिजल्ट निकलेगा वो होता है टेस्ट क्रॉस. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी टेस्ट क्रॉस. देन कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50. द सेग्रीगेटिंग रेशियो फॉर lethal gene action is best represented by A 15:1, B 13:3,
C9:7, D2:1 कितना होता है? देखो लीथल जील का जो एक्सप्रेशन होगा वो होता है 2:1। आप कहोगे ये 2:1 हमने, अगर फिनोटिपिक रेशो होता है वो होता है 3:1, जीनोटिपिक रेशो होता है 1:2:1। लेकिन जो मेंडल का एक्सेप्शन था उसमें पता लगा था कि ये मेंडल का एक्सेप्शन है, मॉडिफाइड रेशो आया था 2:1, क्योंकि लीथल जीन क्या होता है? लीथल जीन होता है बच्चा टॉक्सिक। इसके कारण एम्ब्रियोनल कंडीशन में जो एम्ब्रियो होता है, जो भी वो होता है, उसकी डेथ हो जाती है, जिसके कारण 3 से जो रेशो होता है वो 2:1 होता है। या आपने क्रॉस करे होंगे क्वेश्चन, तब आपको बहुत क्लियर समझ हुआ होगा, समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा D2:1। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो वीडियो को लास्ट में लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो में ऐसे बने रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।